खत कर दे। तू अब तलक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा। हद से गुजर जा, तू हद कर दे। है चाह तो है रास्ता, ये जान ले जरा। मुमकिन नहीं है क्या अगर तू ठान ले जरा। और आप सभी को प्रणाम। आज सीधा रूबरू हो रहे हैं हम लोग। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि कभी तो हम भी जवान थे, आज हम इधर आ गए। और कैसी रही आप लोगों की? कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आप लोग अभी? मतलब मैक्सिमम लोग दिल्ली के ही हैं। बिहार से, गया से यहाँ रहे हैं, मतलब यहीं रहते हैं और फिर वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। अभी तो चूँकि बीपीएससी का एग्ज़ाम भी है ना, तो इस कारण से थोड़े बच्चे कम होंगे, क्योंकि बीपीएससी जो है वो हम लोग ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बिहार में रहते हैं। तो देखिए, आप सभी का जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आप लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को समय दिया, इसके लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया। तो हमारे साथ यहाँ पर कीर्ति मैम भी हैं, योगी सर भी हैं। तो कीर्ति मैम से भी आप लोग मिले ही होंगे। योगी सर यूपीपीएससी में पढ़ाते हैं, कीर्ति मैम बीपीएससी में पढ़ाती हैं। और हमारी पूरी टीम है जो पर्दे के पीछे रहती है, वो ये आज यहीं पर है। जो एक्चुअली आप लोगों को दिखता नहीं है कैमरा में, वो आज यहीं पर है। मैम, कुछ आप अगर अपनी जर्नी को शेयर करें बच्चों के साथ। हम तो बताएंगे, हम तो लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, तो आप बताइए कुछ अगर बता सकते हैं तो। हेलो एवरीवन। तो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। और इतने सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी एक्साइटेड फेस और फ्रेश फेस, कॉन्फिडेंट फेस, जो कि मतलब एक टाइम था जब हमने स्टार्ट किया था तो ये कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था उस टाइम। फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी हुई, फिर चीज़ों को ज़्यादा समझने में आया, तो जाके इस लेवल पे हम पहुँचे। और टीचर बनने की जो जर्नी है, फैकल्टी बनने की जर्नी मेरी, तो मेरा एक छोटा भाई है, तो वो पढ़ता नहीं है। मतलब स्टार्टिंग से ही उसको पढ़ने में ऐसा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो उसके साथ क्या होता था कि वो क्रिकेट खेलता था, और मतलब अच्छे लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इस तरह से वो क्रिकेट खेलता था। तो हमेशा ऐसा होता था कि स्टैंडर्ड 5 का उसका एग्ज़ाम है, और जस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, हाफ ईयरली और फिर फाइनल एग्ज़ाम। और उसके 1 महीने पहले वो आके मेरे को बोलता था कि दीदी मैंने पढ़ाई नहीं की है, मेरे से 2 साल छोटा है, और अब मेरे को पढ़ा दो। तो लास्ट मोमेंट में ना उसको पढ़ाते 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 मेरा मॉडिफिकेशन ऐसा हो गया कि मैं ना लास्ट मोमेंट में पूरा सिलेबस कवर करने लगी, कि ऐसे 2 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इस तरह से पढ़े, ट्रिक्स बना लें, नोट्स बना लें। तो क्रैश कोर्स, जैसे मैं जनरली क्रैश कोर्सेज पढ़ाती हूँ, तो वो ऐसा ही हुआ कि सिलेबस जितना भी लेंदी हो, साल भर का सिलेबस हो, 6 महीने का सिलेबस हो, उस टाइम से ही इस तरह से उसको पढ़ना शुरू कर दें कि उसको क्रैश कोर्स के माध्यम में कंप्लीट कर लें। और ये चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए होने लगी क्योंकि आपको पता है सिलेबस तो ऐसे अपार समुद्र है ना, कि कोई एंड ही नहीं है। आप बिहार स्पेशल पढ़ो, कितना भी पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, इतना सारा करंट अफेयर्स है, पॉलिटी पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन को बार बार एनालाइज करना कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, कमीशन किस तरह के क्वेश्चन पूछ रही हैं, और उस तरह से पूरे सिलेबस को डिफाइन करना या नोट्स बनाना, ये चीज़ मेरे अंदर डेवलप हो गया। वो छोटे भाई को पढ़ाते पढ़ाते स्टैंडर्ड 5 से लेकर 12 तक मैंने उसको पढ़ाया। तो दिस इज़ द थिंग। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हुई और मेरे में वो डेवलपमेंट आया, वो था कि हर सब्जेक्ट में, मतलब डोंट बी द किंग ऑफ वन सब्जेक्ट, बी द जैक ऑफ ऑल। यानी कि हर सब्जेक्ट को आप एक लेवल तक पढ़ लें। यानी कि एक सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा, अब हिस्ट्री पसंद आया तो उसमें डूब जाओ, ये ऐसा तो नहीं होगा सिलेक्शन, राइट। और बहुत ज़्यादा टाइम कवरेज भी हो जाएगा। आपको समझना होगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए कितना हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है
और जो हर फैकल्टी जो बात कहती है और उतना हिस्ट्री हम पढ़ें, उसको उस तरह से नोट्स उस तरह का बनाएं या उस सब्जेक्ट में उतने लेवल तक ही जाएं जो ज़्यादा टाइम कंजम्पशन ना रहे। सो ये एक थॉट था, मतलब मेरा जो मेन जीपीएस बोल लो या फिर फीचर बोल लो, ये है। राइट सर, थैंक यू। तो मैम का तो काफ़ी उत्साहजनक है कि मैम ने कहाँ से स्टार्ट किया और मैम जो है आज कहाँ पर पहुँच गई हैं। और सर का जो है, सर पर तो आएंगे, सर का जो है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है। मतलब मुझे लगता है कि वन ऑफ द स्ट्रगलिंग अगर जर्नी किसी एस्पायरेंट की हो सकती है तो यहाँ पर आपको सर की भी जर्नी जो है, योगी सर की काफ़ी एस्पायरिंग है और काफ़ी स्ट्रगलिंग जर्नी है, जो कि एकदम बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि समाज के जो हम लोग कहते हैं ना कि एकदम दूर दराज के लोगों तक विकास को पहुँचाना है, तो वहाँ से सर उठ कर आए हैं। और फिर अपनी आईआईटी की जर्नी और फिर यूपीपीसीएस में सिलेक्शन लेना, और आज आपको यूपीपीएससी वाला में ये एथिक्स भी पढ़ाते हैं। तो सर की जो जर्नी रही है, मतलब हम लोग यहाँ पर आज बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं तो हम लोग उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे हैं कि सर ने कितने कष्ट से अपनी इस पूरी जर्नी को, मतलब आप कह सकते हैं कि कितनी रातें ऐसी होंगी जब इनके पास हो सकता है कि प्रॉपर खाने को ना हो, कितनी रातें ऐसी होंगी जब ये सोचकर सोते होंगे कि अगले दिन क्या करेंगे। तो सर की जर्नी जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा गम कितना कम है। तो सर से चाहेंगे कि सर आप एक बार आएँ, क्योंकि बच्चे जो हैं, मैंने यूपीपीएससी वाले में देखा है कि आप बच्चों को काफ़ी मोटिवेट भी करते हैं। तो यहाँ पर मोटिवेशन के लिए किसी की कहानी की ज़रूरत तो है नहीं। सर जो हैं, सर की कहानी अपने आप में एक मोटिवेशन है। और यहाँ पर ढेर सारे लोग ऐसे हैं, मैं तो यहाँ पर संजीव सर को भी देख रहा हूँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका जो जर्नी है वो काफ़ी मोटिवेटिंग है। जब आप संजीव सर से भी बात करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो जर्नी है वो किस प्रकार, कहाँ से कहाँ जो है वो, आप सोचिए कि लगभग 26 प्रीलिम्स को क्लियर किया संजीव सर ने। आप सोच भी नहीं पाएंगे, आप 4 प्रीलिम्स देते होंगे और आप अपने आप को लगता होगा अरे यार अब तो जीवन खत्म। 4 प्रीलिम्स में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो जीवन खत्म, या 4 प्रीलिम्स हुआ नहीं तब जीवन खत्म। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते होंगे कि चलो भाई इधर चले जाते हैं, कहीं उधर चले जाते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। यहाँ पर लोग 26 प्रीलिम्स देकर, इंटरव्यू देकर काफ़ी ढेर सारा, और फिर भी आज आपके लिए जो है वो एक बहुत बड़े मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो फिजिक्स वाला में आपको ये दिखेगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आपको किसी कहानी की आवश्यकता नहीं है, जिनके लिए ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग से कोई एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनना रहे। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी ही स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो आपको एक अलग एहसास होगा। तो मैं बुलाना चाहूँगा योगी सर को, और बताइए सर अपनी जो जर्नी है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जो जर्नी है उसको आप बताइए। सर थैंक यू सर। कैसे हो सभी दोस्तों, आप लोग सभी बढ़िया हैं? तो देखिए हमारा जो सेशन रहेगा वो 3 फेज़ में रहेगा जो मैं सेशन लेने वाला हूँ। और सर की तो बातें आप सुनेंगे, सर तो एकदम इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। पहला चीज़ क्या रहेगा कि हम कैसे, जब हम कैंडिडेट थे, जब स्टूडेंट थे तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आती थी। दूसरा क्या कि हम टीचर कैसे बने। तीसरा क्या, आपके डाउट्स रहेंगे कि बहुत से क्वेश्चंस होंगे तभी तो हम यहाँ आए। जैसे हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो ऑनलाइन में होता क्या है कि हम जो भी फैकल्टी है मैक्सिमम ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी सेशन हमारा हो रहा है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो पाता है। उसी गैप को भरने के लिए फिजिक्स वाला ने ये सेशन ऐसे, हमारा ये पहला सेशन है जिसमें हम पहली बार आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन और भी सेशन ऐसे रखेंगे। तो मैं अपनी जर्नी बताता हूँ कि मैं एक गांव से, बहुत छोटे गांव से, उस गांव की पॉपुलेशन केवल 700 है। वहाँ पर कोई, मेरे घर में, अब मैं अपने घर की बात करूँ, मेरे पापा केवल 5th क्लास पढ़े हैं, मम्मी कुछ नहीं पढ़ी हैं, घर की इनकम 0, कोई कुछ नहीं है। बस एक में जब मैं स्कूल में गया, और वो स्कूल कैसा था, वहाँ कुछ नहीं था। और मेरे पास, सच बताऊँ, मैंने यूट्यूब पर एक अपनी वीडियो भी डाली थी कि मैं 25 रुपये से कैसे IIT पहुँचा। तो मेरे पास क्या था कि मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। जैसे आप लोगों को कभी लगता हो कि यार हमारे पास बहुत सी समस्याएं हैं, समस्या हर किसी के पास होती हैं, सच बताएं। तो जब मैं गया तो उस बंदे ने ये बोला, बस उसका लालच था कि कुछ पैसे देगा और ये फॉर्म भरेगा। उसने बोला 25 रुपये लगेंगे, और मेरे पास 25 रुपये नहीं थे। मैं मम्मी के पास गया, मम्मी के पास भी नहीं थे, होते भी नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने क्या किया, आप देखोगे कि उस समय सिक्के आते थे बड़े बड़े, जिसमें ऐसा माना जाता है गांव में कि इसमें चांदी होगी। तो मेरे जो नाना थे वो फौजी थे, तो मेरी मम्मी को उन्होंने 25 रुपये वो दिए थे, वो पता नहीं कब से रखे हुए थे। तो मैंने मम्मी से बोला मेरा फॉर्म भर दूंगी, ऐसा बोलेंगे मेरी ज़िंदगी बदल जाए। तो मेरा लालच मिला कि यार अच्छा खाना मिलता है, तो मैंने मम्मी को कन्विंस किया, और वो 25 सिक्के, जो 25 रुपये 5-5 सिक्के थे, वो मिले गए, बड़े बड़े सिक्के थे, मुझे अभी भी याद है।
और मैंने भरा और मैंने मेहनत की, सच बताऊं एक मोटिवेशन मिला। लेकिन होता क्या है कि जब आप ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, आप सोचना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हो और एक्शन कम लेते हो। तो मैंने क्या हुआ, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने 6 से लेकर 12 तक टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी मैं रहा। लेकिन मैं बीच की थोड़ी जर्नी बताता हूँ कि जब आप ज़्यादा सोचते हो और बॉडी को ज़्यादा वर्क नहीं करते हो, केवल आप एक्शन नहीं ले रहे, सोचे जा रहे हो, तो फिर आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा। मेरा मेंटल हेल्थ 8th क्लास में ही थोड़ा हिल गया। मीन्स क्या, मुझे नींद नहीं आ रही है। अब बताओ 8th क्लास में कितना आप लोग सोते होगे। मैं परेशान रहता था, ऐसा था कि कभी कभी 15 मिनट ही सो पा रहा हूँ पूरी रात, तो बहुत परेशान हो गया। और उस समय मुझे पता भी नहीं था। और होता क्या है, स्कूल में आप किसी को बताओगे कि यार मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो दोस्त क्या बोलेगा, लगता तू पागल हो गया, ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है। यही तो, ऐसे ही तो बोलते हैं ना लोग। तो मैं यार किसी को बता भी नहीं पा रहा था। अब तो मैं जान पा रहा हूँ कि मेरा उसमें स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा था, तो वो चीज़ें अब चीज़ें सब सॉल्व हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं पता था। मैंने पढ़ाई किया, फिर इसके बाद क्या, फिर IIT से IIT BHU में चला गया, तो ऐसे करके चला गया। फिर उसके बाद मैंने स्टार्टअप किया IIT BHU से। जब मैं ग्रेजुएट किया तो मुझे पता चला कि यार बहुत कुछ करने को, स्टार्टअप किया मैंने। और स्टार्टअप 2017 के बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो लगभग 2 साल में हमने 1 करोड़ का टर्नओवर भी किया। लेकिन होता कि स्टार्टअप तभी सक्सेसफुल होते हैं कि जो साथ के लोग वो सही हैं कि नहीं है। किसी ने उसमें क्या इधर उधर करप्शन कर दिया तो वो फेल हो गया, फिर कोविड भी आ गया। तो मैंने क्या 2019 के दिसंबर में मैंने तैयारी स्टार्ट किया, UPSC की तैयारी, UPPCS की। फिर जब UPPCS की तैयारी स्टार्ट की, मैंने 2 साल पढ़ा 2021 तक, और पहली अटेम्प्ट मैंने UPPCS क्वालिफाइड किया, एज ए सेलेक्ट हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। प्रॉब्लम्स आपने देखा, उस समय मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी, मैं सो नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने UPPCS की तैयारी किया तो वही प्रॉब्लम मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि मुझे जागने की आदत हो गई थी। मैं सच बताऊं सर, मैंने जब तैयारी पहली बार स्टार्ट किया तो मैंने एक महीने लगातार 17 घंटे भी पढ़ाई किया था। ये रिकॉर्ड था। पहली बार जब आया था मोटिवेशन, जब मेरा स्टार्टअप फेल हुआ कि नहीं यार मुझे निकालना है, पढ़ाई करना है, तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ रहीं। फिर देखा कि मेरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा कि मैंने ऐसी पोस्ट भर दी थी कि जिसमें हाइट चाहिए, और मेरा हाइट 1.63, उसमें चाहिए 1.67, तो वो नहीं हो पाया। फिर लगा कि यार घर वाले भी सोच रहे हैं कि बंदा IIT से पास आउट हुआ है, पैसा भी नहीं कमा रहा है, तो कहाँ से पैसा कमाएं। तो फिर मैंने क्या किया कि यार मुझे लगता है कि मुझे जो मेरी स्किल्स अच्छी हैं, कि वैसे तो मैं चलो ठीक है दूसरे सेक्टर में चले जा सकते हैं, ऑपरेशंस हो गई, बहुत सी एनालिस्ट हो गई, उसमें ऐसा नहीं। लेकिन यार मैंने मेहनत किया है कि अभी रिसेंट मेहनत किया है पढ़ाई करने का। मेरे पास क्या है कि मैंने यार UPPCS की तैयारी करी है, तो मुझे उसकी नॉलेज है, तो मुझे चलो टीचर, तो ये मेरी टीचर बनने की जर्नी थी। IIT में तो मैं पढ़ाने जाता था, उसमें UPSC की नहीं, UPPCS की नहीं पढ़ाई करा था, मैं IIT की पढ़ाने जाता। मैं केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छा आता था मेरा, तो मैं फ्री में पढ़ाने जाता था बच्चों। तो मुझे लगता था कि यार मेरी डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो मैं पढ़ा सकता हूँ। तो ये रीज़न मेरा था UPPCS में फैकल्टी बनने का। और फिजिक्स वाला को मैंने ज्वाइन किया। सर ने जैसे बताया, एथिक्स पढ़ाता हूँ मैं, सोसाइटी पढ़ाता हूँ, जो मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, तो सोसाइटी मेरी बहुत अच्छी थी। तो कहने का मकसद ये है कि समस्याएं आपके पास रहेंगी। मेरी जो जर्नी है मैं आपको बताऊं, समस्या आपके पास आ रही तो समझ लो कि आपको पुश करने के लिए आ रही। कहते ना, जब तीर पीछे खींचा जाता ना, आपको कोई पीछे खींच रहा है, तो समझ लो आपको जंप मिलने वाली है, आप बहुत आगे जाने वाले हो। और नई समस्या आ रही है। अब देखो, मैंने जब जॉब किया सर, तो मेरे पास पैसा आने वाला, तो मैं सचाऊँ एकदम चिल हो गया। अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। अभी मुझे मैंने अटेम्प्ट केवल 2 ही दिए हैं UPPCS में। UPSC में केवल 3 अटेम्प्ट दिए। पहले मैं निकाला था, लेकिन CSET काट दे रहा है। अब देख रहा हूँ IIT से होता हुआ मेरा CSET में नहीं हो रहा है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है। हमने पढ़ाई नहीं, हमारे दोस्त ने कॉल किया पहली बार मैं जब देने गया UPSC एग्जाम, तो दोस्त बोलता है कि भाई यार CSET तो तू निकाल लेगा, IIT से नहीं निकला। तो कहने का किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, जो प्रैक्टिस करेगा वो आगे जाएगा। ये एक मेथड है। कितना भी तीर मार खा हो, कितना भी बड़ा हो, आप अपने जीवन में एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो प्रैक्टिस करेगा, मैं कितने भी कॉलेज से, IIM अहमदाबाद से आ जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा UPPCS तभी निकलेगा कि मेरी डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आप मुझसे हो सकता है आप कितने भी गंदे हो, कितनी भी आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रहे हो तो आप मुझे हरा सकते हो। ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से सीखा कि प्रॉब्लम्स आनी चाहिए आपकी लाइफ में। प्रॉब्लम्स मोटिवेट करती हैं। अभी मैं अभी बीमार था 15 दिन से, तो मैं गाँव गया। गाँव में रेयर जाता हूँ, तो एक बंदे ने मुझसे बोल दिया कि यार तुम्हारा तो सिलेक्शन हुआ था, तुमने तो बेइज्जती कर दी, तुम ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे। तो उसने मुझे सेंटेंस बोला। तो मैं कभी चीज़ों को लोग क्या बोल रहे हैं उसको हल्के में लेता हूँ, कभी रिएक्ट नहीं, लेकिन उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट फिर किया। तो मैं सच बताऊँ, अभी मैं 12 बजे सोता हूँ, 6 बजे का अलार्म लगाता हूँ कि अब मैंने क्या सुबह 2 घंटे पढ़ के आता हूँ, कुछ भी करना पड़े। अब देखो वो कि फैकल्टी के पास PPT बनाना भी रहता है, पढ़ाना भी रहता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती है ना। लेकिन लाइफ में जब आपके पास समस्या आती है, अभी घर गया, किसी ने कुछ बोला, प्रॉब्लम ही तो क्रिएट किया ना उसने,
तो समस्या आपके पास रहनी चाहिए, वो आपको मोटिवेट करेंगे। अगर समस्या ही नहीं तो आप चिल्ल हो जाओगे, मजे हो जाओगे, भाई सो रहे हो 12 घंटे 13 घंटे, तो समस्या आपके पास रहनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी ये आपको दूसरे से बेहतर बना सकती है। ये ज़िंदगी में मैंने सीखा अभी तक, तो ये मेरी जर्नी थी। बहुत सी बातें करने में तो बहुत कुछ टाइम हमारे पास है, अभी सर को ही बोलना है। अब आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, अब आपका एक टाइम दे सकते, कुछ भी पूछना चाहते हो आप, किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह। बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं जब हम लोग तैयारी करते हैं, तो बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि यार कैसे सिलेबस को कवर किया जाए, या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते होंगे कि यार हो पाएगा हमसे कि नहीं हो पाएगा। बहुत से क्वेश्चन डेली आएंगे आपके क्वेश्चन, कितना भी टैलेंटेड हो आप। हमारे दोस्त अभी देखोगे कि लोग अभी IAS भी IPS है, वो उनके पास भी आते थे, वो खुद सोचते थे, उनके पर डे क्वेश्चंस आते थे कि यार मैं कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। आप बताइए, आपका कोई क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो जो आपको लगता हो डाउट के ये इसका मुझे डाउट मिल जाए तो अच्छी बात है, इसका आंसर आप बोलिए। सर आंसर राइटिंग का क्या अप्रोच होना चाहिए बिगिनर्स के लिए? देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आज आपने तैयारी करना स्टार्ट किया, तो आज से ही नहीं लिख सकते आंसर राइटिंग। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो तभी तो लिख पाओगे ना। तो आप 5-6 महीने में कोशिश करो कि पूरा जो सिलेबस है, बेसिक सिलेबस है, उसको पूरा कवर कर लीजिए। और मैं एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, जो सबसे किसी भी आप टॉपर को सुनिए, आप यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करिए। मैं बता रहा हूँ मेरी स्टडीज़ क्या थी, मैंने 15 दिन तक टॉपर को सुना लगातार। जब मैं तैयारी करने जा रहा था, उसके बाद कभी किसी टॉपर को नहीं सुना। मैंने बोल दिया था कि अब इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना, बार बार वही टॉपर्स बात बताएंगे। तो आप टॉपर्स को सुनेंगे तो वो एक ही चीज़ बताते हैं कि आपको जो भी पढ़ाई करना है, आपको किसी चीज़ में PhD नहीं करना है। बहुत से लोग होते हैं कि ये बुक पढ़ना, ये बुक, और देखेंगे इतना बड़ा भंडारा बना लेंगे, फिर उसी से उनका डिप्रेशन में चले जाते हैं, भाई इतनी बुक्स पढ़नी है। ऐसा नहीं करना है, आपको केवल लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं और बार बार मल्टीपल उनका रिवीजन करना है। कहने का मकसद ये है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाइए। आपको देखो, एक सही सीरियस कैंडिडेट वही मैं मानता हूं जिसने सिलेबस को प्रिंट करके अपनी टेबल पर रखा है। प्रीलिम्स का देखो कि भाई सिलेबस में क्या है, उसी को। और मेंस का सिलेबस तो आपको एकदम याद होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि सर मुझे आंसर राइटिंग करना है, तो आप जैसे GS1 आपने उठाया, तो उसका आप सिलेबस निकालिए ना कि सिलेबस क्या है। कि पहले आपने GS1 का देखा कि एंशिएंट हिस्ट्री का आर्किटेक्चर है, तो आर्किटेक्चर गूगल पर सर्च करो, या किसी का भी आप फिजिक्स वाला के नोट्स होंगे उस पर आर्किटेक्चर पर रख लो, पढ़ लो। और जब आपने पढ़ लिया कि हाँ आर्किटेक्चर में समझ गया पूरा, अब उसको क्वेश्चन उठाओ, अब आप लिखना स्टार्ट करिए। फिर आप किसी दोस्त को भेजिए या जो फैकल्टी है उसको भेजिए। आप देखो फैकल्टी आपकी इतनी डेडिकेटेड है, सबके टेलीग्राम चैनल है, भेज दो, टैग कर दो कि कीर्ति मैम आप बताइए या वरुण सर आप बताइए, मैं खुद आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, आप यूट्यूब पर जाइए, मैं खुद आंसर राइटिंग कराता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है। सिलेबस देखिए, आपका जो पाठ्यक्रम है ना उसको आप देखिए, और सब पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। और सच बताऊँ ना, एक क्वेश्चन भी सिलेबस से बाहर नहीं आता है, ये रियलिटी आप देख लीजिए। जो पर्सन होते हैं, आप पुराने ईयर्स के क्वेश्चन उठाइए और आप मैच कीजिए अपने सिलेबस से, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको आधी चीज़ सॉल्व हो जाएगी। जिन लोगों ने सिलेबस ही नहीं देखा है वो समुद्र में फिर तैर रहे हैं, इधर उधर मारते रहो हाथ, क्या होगा? कहते ना इधर से नेट निकलेगा, जीरो फोर्स निकलेगा। आप एक डायरेक्शन में तभी जा पाएंगे जब आप सही समझदारी के साथ, एक प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो। समझ में आ गया? तो आप सही से पहले सिलेबस कवर कीजिए, और जब लगे कि यार मुझे नॉलेज हो गई, फिर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है कि सिलेक्शन उसी से होता है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? कोई भी देखो शर्माना नहीं है। देखो यार, आपको ऑफिसर बनना है ना, तो आपको जाके बहुत बड़ी भीड़ में बोलना रहता है, आपके सामने दंगे भी होंगे और वहाँ पर लोग आपको गाली भी दे रहे होंगे कि अरे ये SDMS आ गया, ये DYSP आ गया, तो तभी तो समझ पाओ। तो आप बोलिए, जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके पास सामने फैकल्टी हैं, सब कुछ है, तो वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ गुड इवनिंग। अरे चलो, बहुत बहुत बढ़िया। मेरा प्रश्न ये है कि सर पीटी की शुरुआत कैसे करें, ये समझ नहीं आया। पीटी की प्रीलिम्स की आप तैयारी देखो, सबसे बड़ी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो मानना है कि आज किसी सिलेक्शन में सबसे बड़ा लगभग 60% जो रोल होता है प्रीलिम्स का होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में कितनी 90% भीड़ भाड़ होती है, और आपने 60% काम कर लिया, 40% काम बचा अब आपकी थोड़ी मेहनत करने का। 40% क्या आपका मेंस का, और देखो इंटरव्यू का क्या 10% इतने छोटे मार्क्स का होता है, वो भी तो जब तैयारी करते हो तो आपको बोलना तो आ ही जाता है। तो कैसे तैयारी करें, तो उसकी चीज़ ये है कि आपको जो भी है, आप देखो प्रीलिम्स की चीज़ें क्या होती है। पहला तो आप लिख लीजिए कि प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, हिस्ट्री। कोई भी जैसे BPSC आपने उठाया, BPSC का आप डेटा उठा के देखोगे, मान लो BPSC देना चाहते हो, तो BPSC में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सर हिस्ट्री आता है। तो हिस्ट्री का मान लो 35 क्वेश्चन आता, तो एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर आपको हिस्ट्री पूरी पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। आपने हिस्ट्री कवर किया, फिर जियोग्राफी देखा, फिर आपने देखा करंट अफेयर्स भी आते हैं,
फिर आपने ये भी देखा यार बेसिक साइंस भी आती है, तो ऐसे करके सब लिख लो, फिर एक एक करके आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप ऐसे सोचोगे ना रैंडम यहीं पर, तो सोचते रह जाओगे, लेकिन जब एक बार आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपका आधा स्ट्रेस भी कम हो जाता है और आधी प्लानिंग आपको सिंपल चीज़ें दिखने लगती हैं कि अच्छा ये हमारी कमी है, हम यहाँ पर हमारी कमी है। दूसरा कि जब आपने ये कर लोगे ना और पुरानी साल के आप पेपर उठा के देखोगे ना कि यार मैंने जो पढ़ा है मैं कर पा रहा हूँ, तो पुरानी साल के मैं एक चीज़ स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ। स्टेट पीसीएस आप देना चाहते हो तो आपको पुरानी साल के जो क्वेश्चंस पूछेगा वो आपको लगाने पड़ेंगे। नहीं लगाओगे तो मैं समझ रहा हूँ आपको 90% है कि आप बहुत पीछे रह जाओगे। जैसे आप बीपीएससी देना चाहते हो तो कोई ऐसी कोई बुक होगी, उसने कितना अच्छा कंपाइलेशन कर रखा है, आप उसको कर लीजिए, करके जाइए, हिस्ट्री और जो भी है जो भी करके आप जाइए तो समझ में आ जाए कि यार ये करना है, तो बहुत बेहतर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है सर? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। सर 2 बार बीपीएससी मेंस और 1 बार यूपी पीसीएस मेंस में अटेम्प्ट हो चुका। ठीक है। मेंस नहीं क्लियर हुआ दोनों का। ओके। अब नौबत ऐसे है कि प्री भी नहीं निकल रहा। प्री नहीं निकल रहा है, पहले आप प्री निकाल लेते थे, तो ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा क्यों नहीं निकला? आप कभी सोचे हो कब क्या ऐसा क्यों हो रहा है? 5-7 नंबर से हमेशा हैं? 5-7 नंबर हमेशा कम हो जाता 5 से 7 मार्क्स। तो आपने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई कि मेरी कहाँ कमी हो रही है? है। मुझे कहीं जब ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो लगता है कहीं कम मतलब अटेम्प्ट किया था, हाँ या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। देखो होता क्या है कि जब हम ज़्यादा बार फेल होते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लो होता है और हमारा क्या जो इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में वो कम हो जाता है, क्यों हमने वही किताबें पढ़ी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि यार हमने पढ़ा है। जैसे आपने स्पेक्ट्रम बुक मान लेते हैं, स्पेक्ट्रम बुक आपने 2 बार पढ़ी है और एग्जाम आने वाला आप ये सोचोगे कि यार मैंने तो बहुत पहले ही पढ़ा है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, लेकिन हमारा दिमाग क्या है कि चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देता है। नहीं भूलोगे तो फिर स्ट्रेस कैसे भूलोगे? तो कहने का मकसद ये है कि आपको जितनी भी पढ़ लो आप भूल जाओगे। तो कोई भी एग्जाम होता है आपको दोबारा पढ़ के जाना पड़ेगा, आपको पॉलिटी भी दोबारा पढ़ के जाना पड़ेगा, करंट अफेयर्स भी आपको सही से पढ़ के जाना पड़ेगा। तो पहले प्रीलिम्स की आप स्ट्रेटेजी बनाओ। दूसरा जो आपको जहाँ फेलियर मिल रहा है वो मेन आपका जो ऑब्स्टिकल है वो क्या है? वो आपका है मेंस। तो मेंस में देखो कि आप अपने आप से पूछो कि आपने सही से आंसर राइटिंग की थी, कितने आंसर आपने बताओ? 10 पेपर टेस्ट लगाए थे? नहीं, टेस्ट पेपर तो नहीं लगा था, सब्जेक्ट में गड़बड़, सब्जेक्ट गलत हो गया था उस समय। तो भाई सर है ना कि मतलब मैं हिस्ट्री ग्रेजुएट था, लड़कों ने काम समय आइडिया नहीं था तो एलएसडब्ल्यू ले लिया यूपीपीएससी में। यस सर। और यूपीपीसीएस में इलाहाबाद में था तो लड़कों ने सजेस्ट किया कि ज्योग्राफी बढ़िया है, ये लेंदी पड़ जाता है। इलाहाबाद को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, वहाँ पर ज्ञान देने वाले तो फ्री में बहुत लोग मिल जाते हैं, हम तो सड़क पर घूमे हैं ना वहाँ। शुरू में सर पता नहीं था तो उसी ज्ञान के चक्कर में हम भी बह गए। तो अब ज्ञान हो गया ना आपको? अब ज्ञान ऐसा हो गया सर कि फ्री नहीं निकल रहा है, तब फिर अब चक्कर में खींचे भी। आपको ज्ञान भी हो गया है, तो बस ये है कि आप थोड़े बस फोकस होने की ज़रूरत है कि हमारे जैसे मैं बताऊं, मेरा पिछली बार का यूपीपीसीएस का प्री नहीं निकला। अब हम तो ये बोल रहे हैं कि यार हम तो सेलेक्टेड थे और सेलेक्टेड होने के बाद नहीं निकला। रीज़न क्या? इस बार लोग जिन्होंने दिया होगा तो आपने देखा होगा 128 के आसपास कट ऑफ गया है, लोगों का नहीं हुआ होगा, देखा होगा ना आपने। बहुत से दोस्त ऐसे बोल रहे हैं कि यार मेरे 125 मार्क्स आ रहे हैं, 128 आ रहा है, नहीं हुआ, ऐसा देखा होगा। तो कहने का मकसद है ठीक है यार, फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हम फेल होते हैं भाई, लोग फेल होते हैं, कोई समस्या नहीं है। फेल होने पर फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। देखो प्रेशर जब आपको झेलना नहीं आएगा ना भाई, पहिया प्रेशर झेलता तभी आगे बढ़ता है, तो झेलिए ना। आप अच्छे इंसान तभी तो बनोगे कि जब प्रेशर झेलोगे। जॉब में क्या कम प्रेशर रहता है? जॉब में भी बहुत प्रेशर रहता है, आपको प्रेशर झेलना है। देखो अच्छे इंसान बनना है ना, मैं होता तो मैं 7th क्लास में मेरा मेंटल हेल्थ हिला तो मैं सुसाइड भी कर लेता। आपने देखा कितनी दिक्कतें आ रही हैं, आपने कोटा का एक एग्जाम्पल देखा होगा ना कि लोग क्या है कि 1% ऐसा है कि टॉप भी कर जा रहा है, 1% बेचारा बच्चा सुसाइड कर ले रहा है। तो आप भाई प्रॉब्लम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें फेल ही तो हुए हैं भाई। हम कैरियर किस लिए बनाते हैं? जिंदगी को चलाने के लिए। अब हमारी जिंदगी नहीं तो कैरियर का क्या फायदा? तो पहले हमें अपनी जिंदगी पर फोकस करना है, खुश रहने की आदत डालना है, फिर मेहनत करिए, ये होना चाहिए। टाइम का मुझे लग रहा है कि बहुत कमी है, तो अगली बार हम बहुत अच्छे से करेंगे। इस बार हमने डिले भी स्टार्ट किया है, तो वरुण सर हो सकता है मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हो, ठीक है? तो अगली बार बहुत अच्छे से। हाँ बोलिए। ऑप्शनल आप यूपीएससी दे रहे हैं क्या? नहीं सर, बिहार पीसीएस। अच्छा बिहार पीसीएस। एक्चुअली सर मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है तो। अच्छा इंजीनियर है तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो जैसे आपको क्या लगता है कि आपने कभी ऑप्शनल को कभी एनालिसिस किया क्या? सर इकोनॉमिक्स सर पढ़ा रहे थे, इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, लेकिन फिर ऑप्शनल के लिए। देखो ऑप्शनल, अब मैं बता रहा हूँ, कोई भी पर्सन यूपीपीसीएस में तो ऑप्शनल हट गया है, उसमें तो सबको बराबर कर दिया गया है। अभी बचा है शायद और ऑप्शनल जो आपका है वो, उसमें तो ज़्यादा मार्क्स लाना नहीं, केवल पास होना है।
तो अब ज़्यादा सोचना ही क्या है, कोई भी ऑप्शन ले लो सर, मुझे तो ऐसा लगता है 30% लाना है। बस 33% लाना है, तो अब तो उसका और शायद उसका मार्क्स भी नहीं जुड़ेगा, फिर तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर ज़्यादा प्लानिंग देने की जरूरत। आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं, मान लो कोई पर्सन देना भी चाहता है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, सबसे हमारी जो अच्छी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जिस ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं लोगों को, और दूसरा जिसका मटेरियल हमें सही वे में मिल जा रहा है, मान लो हम हिंदी मीडियम है और जो हम ऑप्शनल चुनने जा रहे हैं उसका हमें सही में कंटेंट मिल पाएगा, मार्केट में कंटेंट है कि नहीं है। जैसे आप हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, रीज़न क्या है कि उसका कंटेंट बहुत अच्छे से मार्केट में मिला है, कोचिंग्स उसकी बहुत ज़्यादा हैं, और उसका देखोगे कि सिलेबस भी लिमिटेड है। तो यही 3-4 चीज़ें देखी जाती है कि सिलेबस लिमिटेड हो, उसका कंटेंट मिल जाए, उसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बस 3 विशेषताएं, ऐसा आपको लगता है बस सेलेक्ट कर लो, हो गया, उसमें ज़्यादा स्ट्रेटेजी बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम रख सकते हैं। और भी क्वेश्चन आप कहाँ बताइए सर। हाँ सर, जैसे जो सब्जेक्ट सर हम लोग का खत्म हो जाता है सर, उसको रिवाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको मतलब कैसे मैनेज करें? आप बताइए। देखिए सिंपल चीज़ ये है कि कुछ ऐसे सिलेबस होते हैं जिनके आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, और उनको एक बार बना लिया ना फिर कभी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बताऊं सोसाइटी, कि सोसाइटी ऐसा है कि उसको आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो मेंस में आता है। पॉलिटी ऐसी है, इसके हमें नोट्स नहीं बनाने, हमें बार बार लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी। हमने देखा बनाना स्टार्ट किया ना कि देखा हम वही बुक दोबारा छाप देंगे, ऐसा होता होगा ना। तो प्लानिंग आपको पता होनी चाहिए किसके नोट्स बनाने और किसके नोट्स नहीं बनाने हैं। स्पेक्ट्रम का आपको बनाना है तो स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, स्पेक्ट्रम के पीछे जाइए, पेज के हर एक समरी दी हुई है, और बाद में जाओगे ना, आप कोई प्रीलिम्स देना चाहते हो तो बाद में देखा होगा बहुत अच्छे फैक्ट दिए हैं, बस वही हमें पढ़ के जाके हम दे सकते हैं, समझ गया ना। तो ये चीज़ आपकी स्टडी, तो रीज़न ये है कि ऐसे पॉइंट्स जिनकी हमें नोट्स बनाने ही पड़ेंगे वो उसको बनाना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूँ GS1 में आपको सोसाइटी के नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको बनाना ही पड़ेगा। दूसरा हम बात करें पॉलिटी छोड़नी है पूरी, उसको हमें पॉलिटी लक्ष्मीकांति पढ़ना है। GS 3 की हम बात करें तो उसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बनाना पड़ेगा कि जो मेन इकोनॉमी है वो तो बनाना है, लेकिन इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स बनाने हैं, नहीं बनाओगे तो बार बार भूल जाओगे। आप मेरी बात समझ गए ना। तो ऐसे ऐसे जो पॉइंट, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि उनके नोट्स बनाने, तो ऐसे कर लोगे ना तो आपका लगभग 60-70% काम ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेसलेस हो जाओगे आप, एकदम मस्त हो जाओगे कि यार बस मुझे क्या करना है, कि यार इनकी नोट्स बने हुए हैं, बस मुझे पॉलिटी पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, मेरा पूरा काम हो गया। इथिक्स है, इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, नहीं बनाओगे तो फिर आप घूमोगे एग्जाम से पहले कि यार क्या करें। इथिक्स तो इतना सिंपल है कि केवल उसी से सिलेबस से आता है, बिल्कुल एक भी चीज़ बाहर नहीं आती है। यूपीपीसीएस में बात करें तो 2 केवल केस स्टडी आती हैं और पूरा सिंपल सिलेबस का ही पॉइंट आते हैं। ठीक है सर, तो चीज़ें बहुत सी क्लियर हुई होंगी आपकी। साइन ऑफ करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए अच्छे से। तुम लोग यार पगला गए हो, तब से खाली पूछ रहे हो कि कैसे पढ़ रहा है, कुछ और पूछो, बढ़िया चीज़ जो सच में काम का चीज़ है। ये सब तो पूछते रहते हैं हम लोग यूट्यूब पे, जब लोग लेक्चर लेते हैं तो कैसे तैयारी करें, अभी मेरा लेक्चर आया SDM कैसे बने, तो ये सब तो बन जाओगे वहाँ से देख के। अब ऐसा कुछ पूछो जो लगे कि सच में जीवन में कुछ समस्या है, कुछ वैसा समस्या पूछो। जैसे एक भाई पूछ रहे थे कि उन्होंने पूछा, उनका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मेरा 2 बार प्रीलिम्स निकल गया पहले, यही ना, तो इसलिए निकल, आपको उस समय का जो पैटर्न था और अभी का जो पैटर्न है इसमें थोड़ा सा अंतर है। BPSC में उस समय बहुत ऐसे लोगों का भी निकल गया होगा जो बिहार में SI का एग्ज़ाम देते होंगे क्या उस टाइम पे, तो उस समय का पैटर्न थोड़ा अलग था। अब क्या हुआ कि पैटर्न तो अचानक से BPSC का चेंज हुआ, लेकिन आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो BPSC ने पैटर्न चेंज कर दिया, आपको भी उनके हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर वो अपग्रेडेशन आप नहीं करेंगे, आप वही ढर्रे पर चलेंगे कि हम लूसेंट पढ़ के निकाल लें, तो फिर बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधी चेयरमैन सब क्या कहते हैं, सतही ज्ञान आवश्यक अब नहीं है, अब आपको ज्ञान लेना होगा प्रॉपर। तो जब चेयरमैन ही ये बात कह रहे हैं कि सतही ज्ञान नहीं चाहिए, 4 ऑप्शन कर दिया। 4 ऑप्शन करने का मतलब है कि सवाल में एनालिटिकल पोर्शन जो है वो ज़्यादा आएगा। हम और आप जो तैयारी कर रहे थे आज से पहले, उस समय क्या होता था कि फैक्चुअल सवाल था, बौद्ध की प्रथम संगति कब हुई, द्वितीय संगति कहाँ हुई, ये सब सवाल। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह का नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे किस पार्क में हुई, पूछ देंगे हम कि गया में कौन सा जनजाति गया जो अधिवेशन हुआ उसमें शामिल हुआ। इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। करंट अफेयर्स में भी डिफिकल्ट सवाल पूछ रहे हैं। तो सवालों की प्रकृति बढ़ गई, लेकिन हम वहीं रह गए। तो हमारा प्रीलिम्स जब सवाल का लेवल नीचे था तो निकल रहा था, जब ऊपर हो गया तो हम तो यहीं पर रह गए, तो कैसे निकलेगा। तो ये रीजन है कि आपको भी उनके हिसाब से उनसे एक कदम ऊपर चलना पड़ेगा आपको, कि वो क्या सोच रहे हैं। जब तक आप एक कदम ऊपर लेकर नहीं चलेंगे तब तक आप प्रीलिम्स में ही रुक जाएंगे। और ये बहुत लोगों के साथ होता है कि पिछली बार इंटरव्यू दे दिए, इस बार पीटी नहीं हुआ, तो ऐसा हो गई ना, क्योंकि आपने सवाल को
उस नज़रिए से नहीं देखा। आप सोच रहे हैं कि पिछले वाला जैसे सवाल पूछेंगे, आप देख ही रहे हैं आपकी पूरा सवाल का जो पैटर्न है उन्होंने पूरे तरीके से बदल दिया है। उस समय बिहार में जो बीपीएससी में जो सवाल आता था बिहार स्पेशल में, उसमें कुछ नहीं आता है तो पटना मार दो आंसर, ऐसा कहा जाता था, और 4 में 3 सही हो जाता था। अब मार दीजिए आप पटना। तो क्या है कि वो सब जो तरीका था वो गया। अब आपको पैटर्न के हिसाब से बदलना पड़ेगा। अब आपको वास्तविकता में फील होगा कि आप भाई अब एसडीएम बनने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। जो पहले का पैटर्न था वो थोड़ा सा पुराने ढर्रे पे था प्रीलिम्स में। मेंस में तो एकदम पूरे तरीके से बदल दिया पैटर्न। मेंस का तो पैटर्न ऐसा कर दिया कि लग रहा है कि यूपीएससी का सवाल लिखवा रहे हैं बीपीएससी में। 4 क्वेश्चन रहता है और सवाल का मार्क्स रहेगा 10। अब आपको लगेगा कि इस 4 क्वेश्चन को लिखेंगे तब 10 नंबर पाएंगे। पहले क्या था, क्वेश्चन का फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब सेम ही रहता था। उतना भी बीपीएससी पहले मेंस में कष्ट नहीं करता था कि फुल स्टॉप कॉमा को हटा दें, सेम। अब क्या कर दिया, अब पूरा जो पैटर्न है, आप पॉलिटी देखिए, करंट अफेयर्स देखिए, पूरा पैटर्न चेंज हो गया। सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको हवा ही नहीं लगेगा कि सवाल में लिखना क्या है। तो ये सब जो ऐसी चीजें हैं जो मेंस में भी जो एकदम बिल्कुल संरचनात्मक तौर पर अचानक से ऐसा परिवर्तन हुआ है, ग्रेजुअल नहीं हुआ है। पिछले बार से इस बार एकदम अचानक से मेंस के पैटर्न को पूरे तरीके से बदल दिया। तो ये पूरा जो मेंस का पैटर्न है, आप पुराने ढर्रे पर तैयारी कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि गांधी के बारे में कुछ भी पूछ दे हम लिखेंगे वही जो हम जानते हैं, कुछ भी पूछ दे हम आंसर मारेंगे पटना, तो फिर मामला ना बनेगा। क्योंकि वो समझ गया है आपकी मानसिकता को कि आप करते क्या है। पहले 4-5 क्वेश्चन होते थे, उसी 4-5 क्वेश्चन में से वो पूछ लेता था, प्रीवियस ईयर पढ़ के चले गए, अब आपका काम हो जाता था। अब आपका काम नहीं हो रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब चाहे वो फिजिक्स वाला हो या फिर और भी जो मैगजीन्स है, वो थोड़ा बल्कि होता चला जा रहा है। क्योंकि भाई अब उसको कवरेज ज़्यादा देना है, नहीं देगा तो सवाल ही नहीं लड़ेगा। तो आपको जो है नए पैटर्न के हिसाब से सवाल देखना पड़ेगा। तो एक प्री 68 और एक पोस्ट 68। आप पोस्ट 68 में हैं तो अपने आप को उसी हिसाब से बदलना पड़ेगा। प्री 68 के पहले जो होता था वो हम लोग भी दिए हैं, तो बड़ा आसान टाइप का सवाल आता था उसमें। अब मैं उस समय के हिसाब से कह सकता हूँ कि आसान है, लेकिन अभी जो है काफ़ी बदल गया है, काफ़ी पैटर्न बदल गया है। तो आपको उसी के हिसाब से जो है वो पढ़ना भी पड़ेगा। उसी के हिसाब से आप पहले आप सोचते थे कि हम 10 घंटे में इकोनॉमी पढ़ लें काम हो जाएगा, अब आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। तो पहले आप सोचते थे कि बिहार स्पेशल का कोई भी एक नोट्स मिल जाए काम चल जाएगा, अब आपको प्रॉपर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ से पूछ देगा कोई नहीं जानता। फिर साथ में मेंस में शॉर्ट आंसर लिखने आता है, तो मेंस में शॉर्ट आंसर कैसे लिखाएगा जिसका प्रीलिम्स अच्छा कमांड है। शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन कहाँ से आता है, प्रीलिम्स से ही आता है। पहले आप जब मेंस में पढ़ते थे इकोनॉमी में तो आप एनपीए नहीं पढ़ते थे, आप कृषि उद्योग इस पर फोकस करते थे। अब आपसे एनपीए भी पूछ सकता है कि भाई एनपीए बताइए क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो आप प्रीलिम्स पहले नहीं पढ़ के जाते, सोचते कृषि पढ़ लिया हो गया काम, लेकिन अब आपका पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। तो पहले जो आपकी सोच ये थी कि सवाल कुछ भी आए वही लिखेंगे जो हम जानते हैं, तो उस मामले से मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और किसी को और कोई शिकायत, मान लीजिए ब्रेकअप भी होता है बहुत लोगों का, तो वैसा कोई शिकायत है? मैसेज में तो बड़ा ब्रेकअप इन लोगों का होता है भाई। अभी कुछ दिन पहले गजब ब्रेकअप हुआ, आपका हुआ है? ओके। तो सर बेसिकली ये होती है कि आप जब एडिटोरियल पढ़ते हो सो आप उतना ही पढ़ पाते हो जितना कि एडिटोरियल में दिया हुआ है या ओपिनियन सर। तो उसके आगे अगर विजुलाइज करना हो, एनालिसिस करना हो, सो कैसे मतलब उसको डेवलप कर सकते हैं? पहले तो पीछे करना पड़ेगा, आगे से पहले तो पीछे। एडिटोरियल को तो पहले समझना पड़ेगा ना। जैसे अचानक से मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऐसे कह दिया कि एनपीए जो हो गया है लोन, मान लीजिए ऐसा कोई एडिटोरियल आया जिसमें कह दिया कि एनपीए हो गया है लोन, राइट ऑफ कर दिया है, उसके बाद भी रिकवरी चल रही है। यस सर। तो आपको ये पता होना चाहिए एनपीए क्या है, फिर पता होना चाहिए राइट ऑफ क्या है। यस सर। राइट ऑफ होने के बाद भी रिकवरी हो रहा है, ये भी पता होना चाहिए। यस सर। तो 3-4 चीज़ पीछे की भी पता होनी चाहिए, तभी आप अभी जो पढ़ेंगे वो समझ पाएंगे, अब फिर आप उसको विजुअलाइज कर पाएंगे। तो जो एडिटोरियल आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसके पीछे की जानकारी होनी चाहिए। कभी भी आप यूपीएससी के मैगजीन को देखेंगे तो वो लिखता है वाई इन न्यूज़, व्हाट इज़ द डिमांड, क्यों ये एडिटोरियल है। तो ये पहले क्यों समझना होगा, क्यों समझ करके एडिटोरियल पढ़ेंगे तभी तो एनालिसिस वाले पार्ट में जाएंगे। और एडिटोरियल में मुझे तो ऐसा लगता है कि ढेर सारे एडिटोरियल में कभी कभी किसी में बायसनेस को अगर छोड़ दिया जाए तो सामान्य तौर पर उसमें एनालिटिकल पार्ट होता है, वो बताता है कि इससे क्या प्रॉस हो सकता है, इससे क्या कॉन्स हो सकता है। तो एडिटोरियल पढ़ने में जो आपको दिक्कत आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपने पीछे की चीज़ों को नहीं पढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, उसके हो सकता है कि आपने पीछे नहीं पढ़ा। अब जैसे आदित्य L1 मिशन है मान लेते हैं, अब आदित्य L1 मिशन अचानक से जब आप पढ़ने लगेंगे और उसमें लैग्रांज पॉइंट समझने लगेंगे, आपको पता नहीं है, आप पूरा एडिटोरियल पढ़ लीजिए,
घीस घोड़ा घास पत्थर, कुछ नहीं समझ आएगा, पढ़ते रहिए। समझ रहे हैं आप? राइट ऑफ जानते नहीं है, राइट ऑफ पढ़ते जा रहे हैं, क्या समझेंगे? So, sorry to interrupt you, but so there's a non-performing asset and write-off जैसे आपने बात करा, फिर रिकवरी के बाद जो भी बैंक्स वगैरह जो भी अपना राइट ऑफ लिख देते हैं उसके बाद रिकवरी करते हैं। सो सर बेसिकली मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ सर कि वहाँ पे लाइक एनालिटिकल पॉइंट कैसे डेवलप अपना, मतलब उसमें क्या मतलब पुटअप कर सकते हैं अपनी थॉट्स, और वो आप सही जा रहे हो गलत जा रहे हो, सो हाउ टू डिटरमाइन इट? सो मतलब आप कह रहे हैं कि कोई भी एडिटोरियल में आप अपना भी थॉट उसमें शामिल करना चाहते हैं, मतलब ऐसा कहना है? यस सर, क्योंकि आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम बहुत बार मैंने, जैसे उसमें सवाल आता है कि आपके हिसाब से क्या होगा, यस सर, तो आप सोचते हैं कि अपना हिसाब पूरे लिख दें वहाँ? नो सर, आई नो सर, बट देखिए ज़्यादातर आपके हिसाब से जो पूछता है ना, तो उसमें ज़्यादातर पोर्शन आप अपने हिसाब से पूरे तरीके से मत लिख दीजिए। मतलब चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछ रहा है कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि उसके पतन का क्या कारण था, पता चला आप अपने हिसाब से लिख दिए कि मुझे लगता है ये कारण था। तो कहीं कहीं पर जैसे आप, ठीक है आप जो बात कह रही हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसके दो पक्ष हैं। कुछ जो पॉइंट है वो जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो ढेर सारे रिपोर्ट्स को पढ़ करके वो बोलते हैं वो बात को। आपके पास ना उतना समय है कि आप उतना रिपोर्ट भारत सरकार का खोलेंगे, न ही उतना एनालाइज करेंगे, विदेशों से कंपेयर करेंगे चीज़ों को। तो आप चाहे तो उन एक्सपर्ट्स की बात को सुने, ठीक है, उसके हिसाब से एनालिसिस करें, और नहीं तो जैसे कुछ पोर्शंस में, जैसे सोसाइटी के कुछ पोर्शन हैं, उस पोर्शन में आप अपना व्यू लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर पूरे तरीके से टेक्निकलिटी है, जैसे इकोनॉमी है या फिर जैसे हिस्ट्री है, उसमें आप अपना व्यू लिखने से बचें। उसमें आप इतिहासकार का जो व्यू है वो लिख दें, ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। अपने व्यू से आप लिख दिए हड़प्पा का पतन का कारण, तो आपको जो लग रहा है वो थोड़े माना जाएगा। जो इतिहासकार इतना दिन से बेचारा रिसर्च किया उसकी बात को लिखना पड़ेगा ना आपको। तो बहुत बार जो है आप जो कह रहे हैं पॉइंट वो ठीक है कि आपको अपना व्यू जो है वो क्रिएट करना है, तो वो ना एक दिन में आएगा नहीं कि आज मैं बोल दूं कि भाई मेरे अंदर वो जो है वो व्यू आ जाए, ऐसा नहीं है। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, जब आप सोसाइटी पढ़ेंगे, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, अलग अलग जब टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो वो धीरे धीरे जो है आपके अंदर वो डेवलप होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो ऐसा अगर आप रेगुलर उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो मीन सर सब्जेक्ट्स पे डिपेंड कर जाता है, वैरी कर जाता है। यस यस यस। जैसे सोसाइटी वगैरह है तो उसमें आप अपना व्यू लिख सकते हैं। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होता होगा, मान लीजिए कि वुमेन पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उस तरह से कोई सवाल आए तो आप उस जगह पे जो बातें हैं वो लिख सकते हैं। लेकिन बहुत बार जो है फैक्ट बेस्ड सवाल पर अपना व्यू ना देने पे ही बचना चाहिए। यस सर, थैंक यू सर। सर जो ऑप्शनल है वो तो क्वालिफाइंग है, तो उसको पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए सर? ऑप्शनल चुन लिए, मतलब चुन लेने के बाद ओके, नहीं नहीं पहले तो चुनने वाले का सवाल देना है। इनका भी सवाल है कि चुने कैसे, क्या पहले तो ये सवाल है। जैसे बीपीएससी हो जो सीडीपीओ, उसमें तो सीडीपीओ में 4 ऑप्शनल है ना, सोशोलॉजी, होम साइंस और साइकोलॉजी और एक लेबर वाला, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, 4 ही ऑप्शन है। तो दोनों देना है तो ऐसा लेना होगा जो इंटरसेक्शन हो, मतलब दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन जो भी ऑप्शनल, जैसे सोशोलॉजी ऑप्शनल दोनों में कॉमन है, तो जहाँ पर आपके पास चॉइस ही 4 है और उसमें से भी इधर में से वैसा लेना है जो इंटरसेक्शन है, तो आपके पास तो ऑप्शन ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो फिर आपको वैसा लेना पड़ेगा अगर दोनों देना चाहते हैं जिस दोनों में कॉमन हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मान लो स्टार्टिंग से अगर आप ऑप्शनल चूज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ऑप्शनल चूज किया, तो कैसे किया? सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई की, मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ भी पढ़े होंगे ना आप लोग, बहुत लोग बिना पढ़े भी आए होंगे सैंपल पेपर पास करके। तो जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपने पढ़ा, तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा कि बस पढ़ लिया, पढ़ते थे कि पढ़ने जाते थे, पढ़े लो कि पढ़े जा लो, ये सोचना पड़ेगा। अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वास्तविकता में पढ़ा है, मान लेते किसी का ऑप्शनल है हिस्ट्री, मान लो किसी का सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री रहा और उसने वास्तविकता में हिस्ट्री पढ़ा ग्रेजुएशन में, ठीक है, मान लो सामान्य तौर पर डीयू के अच्छे कॉलेज से है और उसने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो उसको तो कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए और उसको ऑप्शनल क्या ले लेना चाहिए, हिस्ट्री। एक कैटेगरी तो है कि जो ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ के आया है उसके पास तो सीधा अच्छा है कि भाई हिस्ट्री जब वो 3 साल पढ़ लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दूसरे से ज़्यादा अच्छा स्टेट पर होगा। दूसरा है कि हम बस पास कर गए हैं, लास्ट दिन क्या किया, सैंपल पेपर निकाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया और पास कर गए, तो उनके लिए तो सब धन 22 पसेरी, उनको तो कुछ भी ले लेना चाहिए, कुछ भी ले लो। आपको फिर आपके पास विकल्प कुछ नहीं है,
आपके पास पीछे का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, ना आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा, ना ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा, ना पॉलिटी अच्छे से पढ़ा, तो आपके पास कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। तो फिर आप देखो कि भैया ऑप्शन में, इस ऑप्शनल में छोटा कौन है, किस ऑप्शनल में नंबर अभी ज़्यादा मिल रहा है, 3-4 पॉइंट है, उस पॉइंट से एनालिसिस करो, ले लो। क्योंकि तुम फिलॉसफी लोगे, तुम एंथ्रोपोलॉजी लोगे, सब तुम्हारे लिए एक है, क्योंकि ना तुम फिलॉसफी पढ़े हो ना एंथ्रोपोलॉजी पढ़े हो, तो सब कुछ तुम्हारे लिए एक ही है। हम फिलॉसफी लिए थे, हमको लगा, सबने बोला कि 2 महीने में ख़त्म हो जाता है, तो हम सोचे भाई मेरा इंजीनियरिंग बस हम पढ़े लो कि पढ़े जाला वाला में, हम पढ़े जाले वाले में थे, तो इंजीनियरिंग पास कर गए। फिर हमको लगा कि भाई ले लो कोई भी ऑप्शनल, प्रत्यक्ष ऐसे ही ढर्रे में, तो सब ने बोला कि 2 महीना में फिलॉसफी ख़त्म हो जाता है, तो हमने फिलॉसफी ले लिया, हमको लगा 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। बस यही सोचा था। अगर आप बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग है तब तो आप किसी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मान लो बैकग्राउंड है, सिविल इंजीनियरिंग है, तो किसी का बैकग्राउंड अगर स्ट्रांग है तो उसको वो लेना चाहिए, लेकिन नहीं है तो फिर उसके लिए सब कुछ इक्वल है, कुछ भी ले लो। सर सीडीपी में जो मैच नहीं कर पा रहा ना, सोशोलॉजी सर ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मैंने जो, तो सोशोलॉजी कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी ले लो ना। सोशोलॉजी पे ऐसा थोड़ा इंजीनियर लोग सोशोलॉजी नहीं लेते हैं, लेते हैं। समाज के बारे में सोचना है थोड़ा सा। सर वो क्वालिफाइंग नेचर है तो उसको पढ़ने का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए सर? क्वालिफाइंग जो नेचर वाला होता है ना एमसीक्यू, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। एमसीक्यू का जो भी चीज़ होता है ना वो थोड़ा खतरनाक ज़्यादा होता है। क्यों? उसमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई राइट टू लाइफ का आर्टिकल भूल गया मेंस में, तो वो उस आर्टिकल को छोड़ के निकल जाएगा, लेकिन जब एमसीक्यू रहेगा तो कैसे निकलेगा? उस ऑप्शन में अगर आर्टिकल दिया तो गलत हो जाएगा उसका। तो एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है, और ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण वो टफ भी ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत लोग बोलता है अरे यार मेरा पीटी ही नहीं निकला, पीटी निकल जाता तो मेंस तो निकाल ही लेते। ऐसा क्यों? क्योंकि मेंस में ना लिखना है, उसमें 10 पॉइंट में आपको 1 पॉइंट अगर आप भूल भी गए हैं तो 9 लिख देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो भाई ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि ऑप्शनल की तैयारी जो पहले आप कर रहे थे और अब जो आप करेंगे बीपीएससी में, तो आप उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेंगे, उसको पढ़ेंगे आप अच्छे ढंग से, और जब आप जैसा पहले पढ़ रहे थे उससे भी बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आयोग ने ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव किया है तो वो आपको उसके पीछे उसकी कुछ ना कुछ मनसा जरूर होगी। ये वो नहीं सोचा होगा कि आपका बर्डन को हल्का कर दें और आपको एसडीएम बना दें। कुछ भी लाइफ में शॉर्टकट में मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिलता। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई चलो ऑप्शनल एकदम ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, लास्ट दिन में पढ़ लेंगे 10 दिन में, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट है। अभी एक एमसीक्यू अगर कोई पॉलिटी में दे दें और उसी के बारे में मेंस में लिखने दे दें तो मेंस में 2 लाइन लिख देंगे आप, लेकिन आप उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगी आप, क्योंकि उसमें शब्द के साथ खेल जाता है। आपको सब ऑप्शन लगेगा सही है, चाहे सभी ऑप्शन लगेगा गलत है। तो उस जगह पर आपको सोचना पड़ेगा कि जैसी तैयारी आप कर रहे हैं उसको ढीले मत छोड़िए, आप पढ़िए ऑप्शनल को, क्योंकि आयोग की जो मंशा है वो देख ही रहे हैं। हिस्ट्री का ऑप्शनल का भी सवाल इस बार जो आया था वो ठीक ठाक ही पूछा था, तो वो लेवल बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है ना तो उसमें और आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको एकदम सही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। सर और जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री जैसे एक हम लोग एनसीईआरटी के थ्रू जाते हैं या फिर स्पेक्ट्रम के थ्रू जाते हैं, तो सर कहीं कहीं मतलब बिहार डोमिनेट करता है वहाँ पे, तो मतलब बिगिनर्स के लिए कोई ऐसा बुक जो आप सजेस्ट करें, मतलब बिहार फिजिक्स वाला का तो बहुत सारा बुक है जो आप ले सकते हैं। जैसे इनका जो किट है, एंसेंट हिस्ट्री भी अच्छा है, मिडिवल हिस्ट्री भी अच्छा है, मॉडर्न हिस्ट्री भी अच्छा है। यहाँ पर जो लोग बना रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आप पीडब्ल्यू के बुक पर, बिहार में मुझे नहीं लगता है कि पीडब्ल्यू से अच्छा बुक अभी किसी का है। ठीक है, जिस तरीके से वो लोग आपको बुक देते हैं, मेंस का जो इस बार का प्रोग्राम था आपको इस तरीके से नया नया मटेरियल मिल रहा था मेंस के कुछ बच्चों को जो दे रहे थे मेंस इस बार, तो वो मटेरियल आपको कहीं मिलेगा ही नहीं जो ये दे रहे थे। कृषि से संबंधित आंकड़ा अलग अलग निकाल करके आपको दे रहे हैं, मतलब ये वो चीज़ आपको दे रहे हैं जो सीधा परीक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि एग्रीकल्चर से अगर सवाल आ जाए तो हम क्या 4 पॉइंट लिख देंगे नया, वो आपको निकाल के दे देते हैं। तो पीडब्ल्यू में अब ये कोई मार्केटिंग की बात नहीं हो रही है, ये वास्तविकता बात है। बिहार पीसीएस में एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि पीडब्ल्यू से अच्छा मटेरियल किसी में है, किसी के पास है। संपूर्ण जो मटेरियल है वो किन्हीं के पास नहीं है। बहुत ही अच्छा मटेरियल और बहुत ही डिजर्विंग लोग उसको बना रहे हैं। मतलब बनाने के पीछे जो ब्रेन यूज हो रहा है उसको भी तो समझिए, पीछे के ब्रेन अच्छे अच्छे। बात बाकी में तो बस धर रहा ऐसे ही छाप दिया कहीं से। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था एक अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक देख रहा था मैं इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का, उन्होंने आईएएस की एक बड़ी कोचिंग को छाप दिया, उसी में एक क्वेश्चन में कॉमा अनुस्वार भी नहीं बदला।
और वो बिहार की बड़ी कोचिंगों में से एक है। 75 क्वेश्चन। मुझे लगा कि यार वहाँ मतलब आपको यही नहीं समझ में आएगा कि कौन किसका छापा है, मतलब ये आपको फीलिंग आएगी, समझ में नहीं आएगा आपको। वो तो होता है ना जो पहले आता था कि दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करो, तो वो नहीं मिलेगा उसमें आपको। सर मेरा भी डाउट बताइए ना। सर मैं पूछना चाह रही थी कि किया है आपने बीटेक, पढ़ा रहे आप इकोनॉमिक्स, वो भी मैथली एक्सेंट में विद कॉमेडी एलिमेंट, तो सर ये कैसे इवॉल्व हुआ? ये वैसे ही हुआ है कि हम अमेरिका नहीं गए लेकिन अमेरिका के बारे में जानते हैं। अब क्या है कि आगे तो ये आ गया कि भाई हम टीचिंग में आ कैसे गए, हम तो इंजीनियर थे। इंजीनियरिंग में भी भाई मेरा प्लेसमेंट हो गया था 3 कंपनी में, काम भी करके आए हैं। तो सोचिए कि कैसे, मान लीजिए कि टीचर कैसे बन गए, तो धीरे धीरे पता चला कि खूब पैसा है, जो वास्तविकता बात। अब फिर हम सोचे कि ये एक ऐसा जो बिजनेस है, क्योंकि मेरे फादर बिजनेसमैन है, लेकिन उसमें बड़ा प्रपंच है, कभी इसको खुश करो कभी उसको खुश करो। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अगर आप लॉयल रहेंगे तो आपको बहुत प्यार मिलता है, अगर आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो आपको बहुत प्यार मिलता है, और प्यार के साथ और क्या मिलता है इधर में? पैसा। तो प्यार और प्लस पैसा एक साथ एक ही जगह पर बड़ा कम है। चाहे तो प्लेयर बन जाते, धोनी टाइप, तो मिल जाता, लेकिन वो नहीं बन पाए। तो कुछ ऐसा देखा गया कि भाई कौन ऐसा बिजनेस है जिसमें ये कर पाएंगे, मतलब बिजनेस मतलब कौन ऐसा काम है जो कर पाएंगे। DM IS तो नहीं बन पाए, उसमें भी मिलता। तो सोचे कि भाई खुद तो बन नहीं पाए, अब दूसरे को बनाने में मदद करते हैं। ऐसे मेरा एक घर रोशन होता, मेरा घर, वैसे हजारों घर रोशन होगा जब SDM कोई बन जाएगा। तो हमारे मन में ये आया कि ऐसा कौन सा जो प्रोफेशन है जिसमें आपको पैसा भी मिले, क्योंकि रेंज रोवर भी खरीदना है, जो सबके मन में होता है। और इधर से ये भी माइंड में आया कि भाई वो जो प्रोफेशन होना चाहिए वो बिल्कुल लॉयल होना चाहिए, मतलब जिसमें अगर आप लॉयल हैं तो आपको बहुत प्यार मिलेगा। तो ऐसे ही कोविड के समय में मतलब कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर, एक सहयोगी बैठे भी हैं, इच्छा हुआ कि एक बार यार चला थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाए ऐसे ही, मतलब मजे मजे में। कोविड में आदमी क्या ही करेगा। तो इनके पास पहले से किट मौजूद था जो लिखने उखने वाला होता है, लैपटॉप का कैमरा होता ही है हम लोगों के पास। तो वहाँ से स्टार्ट किए तो एक बड़ी एडटेक कंपनी ने मुझे लिया। उसने लिया तो स्टार्टिंग में कम पैसा था, बाद में खूब बढ़ाया, मतलब। और दूसरी बात, कोई पैसा आपको ऐसे तो देता नहीं, आपके साथ वो क्या खोजता है? परफॉर्मेंस। तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। तो जिनके साथ स्टार्ट किया वो यही हैं, जिन्होंने मेरे परफॉर्मेंस को जज किया वो भी यही हैं, और उनके चलते मैं ऊपर उठ गया। उनका ये स्टेटमेंट था कि एक लड़का आया है बड़ा अच्छा कर रहा है, मतलब उन्होंने उस कंपनी को कहा। तो उस कंपनी ने मुझे और चांसेस दिए, तो मैं काफ़ी एक्सप्लोर किया अपने आप को, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर किया। आज आप बिहार जी के टाइप करते होंगे तो हम दिखते होंगे आपको हर वीडियो में, कहीं ना कहीं ऐसा 5 वीडियो टॉप का होता हो जिसमें हम आते होंगे। तो उसमें धीरे धीरे एक्सप्लोर किया अपने आप को। फिर वहाँ से दूसरी कंपनी में गए, फिर वहाँ से आपके यहाँ आए। तो ये मुझे जो फील हुआ कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आप लॉयल हैं, अगर आप सही चीज़ पढ़ा रहे हैं या सही चीज़ दे रहे हैं अपने, देखिए इसमें क्या है, इंसान अपनी तरफ से ही कोशिश कर सकता है ना। तो अपनी तरफ से अगर आप बिल्कुल लॉयल हैं और अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, क्लास के पहले अगर आप पढ़कर थोड़ा सा क्लास लेते हैं, तो आपको सामने में बच्चों से भी बहुत प्यार मिलेगा। और अगर मैं आज 1 लाख कमाऊँ, 50,000 कमाऊँ, 5 लाख कमाऊँ, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है, जो सबसे बड़ी जो मेरे एसेट है, वो मेरा छात्र ही है। कोई भी संस्थान छात्र के दम पर ही आपको वैल्यू करता है। तो मेरे छात्र ही हैं जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया, ठीक है ना। तो ये एक इट वॉज ए सडन प्लानिंग, जैसे होता है ना कभी अमेरिका घूम के आना है, वैसा वाला प्लानिंग था, और अमेरिका में जाके बस गए। तो वैसा ही है। अभी पूछ रहे हैं कि इकोनॉमी कैसे पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें याद थोड़ा कम करना पड़ता है, ठीक है। फैक्ट को लिख के ले आ जाओ, और याद कम है, मान लीजिए 100 के उठ के आए हैं तो इकोनॉमी पढ़ा दो,
क्योंकि उसमें अगर एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो चेंज नहीं होता। बाद बाकी में क्या है, हिस्ट्री में बड़ी दिक्कत है भाई, इतना याद कैसे करेगा कोई, ये स्थल वो स्थल। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जो थोड़ा एनालिटिकल था, जो मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैच खाता था। एक ये, दूसरा मेरा छोटा भाई सीए है, तो थोड़ा उससे भी जानकारी मिलती थी। तो जब हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो उसको देख के बड़ा अच्छा लगता था कि वो तो एकदम बड़ा चिल होकर अपना एग्ज़ाम देता था, तो उससे भी थोड़ा मिला। तो इकोनॉमी वहीं से चूज कर लिया और बिहार स्पेशल में अच्छा बन गए, कैसे पता नहीं। वन शॉट में आप जो है वो एक बेसिक आइडिया देते हैं ना। अब आप खुद सोचिए कि भाई जिसको पढ़ाने में मान लो किसी को 90 घंटा लगता है, वो आपको 6 घंटा में कितना ही पढ़ा देंगे। आप खुद इस बात के लिए मतलब अगर मैं ये कह दूँ कि नहीं वन शॉट देख लो अब मैं अपना व्यू बढ़ा लूँ, तो उससे कोई फ़ायदा है? ये आपको एक बेसिक आइडिया देते हैं। जब आपने अगर पूरा पढ़ा हुआ है उसके बाद अगर उसको आप देखेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि भाई ये सब पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लो। अगर आप पढ़े नहीं हैं और सीधा लूसेंट में कूद गए, समझ में आएगा? लूसेंट याद कर लेंगे बिना कुछ पढ़े हुए? नहीं। तो जैसे आप कुछ पढ़े नहीं और सीधा अगर वन शॉट देखेंगे तो आपका ज्ञान लिमिटेड हो जाएगा। आपको पहले कोर्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वन शॉट, मतलब कोर्स के बाद है वो, न कि वो सीधा वही है। ठीक है, आप अगर सीधा उसी को टारगेट करते हैं तो नुकसान में है। इस जैसे सर ज्योग्राफी और इकोनॉमी का थोड़ा मतलब है कि वेटेज इकोनॉमी पे तो करंट भी आ जाता है, तो उसका ज्योग्राफी के तो 7-8 क्वेश्चन है, तो वो क्योंकि जो मोस्टली जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी के वो सब बिहार स्पेशल से आता है, तो वो तो मैं क्लासेस कर रहा हूँ अभी जो चल रहा है। तो सर उसके अलावा जो मतलब इसके वेटेज कम है उसके लिए वन शॉट वीडियोज़ के लिए मैं पूछ रहा था सर। वेटेज कम है कैसे पता? अभी तक के पैटर्न से ना। हाँ, तो उसके लिए आप वन शॉट देख लीजिए, लेकिन वैसे आप जो पूरा सब्जेक्ट को पढ़िए, क्योंकि ना बीपीएससी में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसका वेटेज कम होगा उसका वेटेज ज़्यादा होगा। मतलब ठीक है, हिस्ट्री का वेटेज अभी तक ज़्यादा आ रहा है, करंट का ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मतलब अब अगर पैटर्न को पूरे तरीके से बदला तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा तैयारी करिए कि भाई पैटर्न बदले भी तो तब भी आप अपने आप को सर्वाइव कर पाए वहाँ पर। ऐसा नहीं कि पता चला आप सवाल अगर इकोनॉमी से ज़्यादा आ गया, पॉलिटिक्स ज़्यादा आ गया जो नहीं आता था, तो आप पता चला अरे यार वहाँ बैठ गए कि नहीं अब तो रोने लगे वहीं पर कि नहीं होगा मेरा। वैसा नहीं, आपको सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हाँ, अलग बात है कि अभी के हिसाब से आप पैटर्न जो कहता है उसको हिसाब से चलिए, लेकिन सभी विषयों की तैयारी करिए। पहले लेक्चर देखिए फिर वन शॉट के बाद लेक्चर नहीं है, लेक्चर के बाद वन शॉट। आप जो भी बच्चे जो तैयारी कर चुके हैं वही वन शॉट देख भी पाते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा दूसरे को, क्योंकि वन शॉट में अचानक क्या पढ़ा दिया, सीधा सीधी मौर्य से शुरू किया, फिर गुप्त में चले गए, अचानक शब्द आपको देखने को मिलेगा। अचानक कहूँगा मैं पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, पता नहीं आपको पूरा पाषाण, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। याद करेंगे फिर आप उसको, अब पीडीएफ खोजेंगे फिर। तो एक तो सबसे पहले भाई रिसोर्स को भी लिमिटेड बना लीजिए, मतलब इतना पीडीएफ खोजता है सबकी, मतलब लगता है लास्ट में कि पागल हो जाएंगे हम। मतलब 3000 क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ दिया, उसके बाद भी आ रहा है कि सर वो वाला वीडियो का भी दे दीजिए, मतलब वो मिला देंगे तो 1500 और हो जाएगा, 5500 क्वेश्चन हो जाएगा। तो उसको पढ़ पाएगा कोई? 5500 क्वेश्चन याद कर पाएंगे आप? तो पीडीएफ इतना, अगर आप इतना जो रिसोर्स को लिमिटेड रख लीजिए कि अगर हाँ कि अगर मैं 3000 क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं तो मैं उसी को पढ़ूंगा। अगर मैं एक्स मैगजीन को पढ़ रहा हूं किसी दूसरे कोचिंग के भी, तो उसी को पढ़ूंगा भाई। नहीं पढ़ेंगे पीडब्ल्यू का करंट अफेयर्स का मैगजीन, सीधा बात है। जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़िए ना। अब आपको दिख गया कि नहीं वो दोस्त ना वो पढ़ रहा है, तो उसमें भाई नुकसान होता है बहुत। बुक वाले को तो फायदा है, दुकानदारों को, लेकिन आपको नुकसान है कि आप ये भी किताब ना पढ़ पाए ना वो किताब पढ़ पाए। तो रिसोर्स को थोड़ा लिमिट कर लीजिए, पहले ही डिसाइड कर लीजिए भाई ये रिसोर्स हमको लेना है। रिसोर्स को चुनते समय पूरा जज कर लीजिए, और जब चुन लिए तो उसी को पढ़ लीजिए। मेरे को कल एक मैसेज आया लगेगा कि सर मेरे पास ना बिहार स्पेशल किताब नहीं पहुंचा। तो मैंने कहा कि अभी तक तुम कैसे पढ़ते थे, एक अटेम्प्ट दिए हुए हम। तो बोला कि सर हम बिहार समग्र से पढ़ते थे। तो बोले तुम ये 15 दिन में फिर उनका पढ़ लोगे पीडब्ल्यू का पूरा किताब? नहीं पढ़ पाओगे। तो तुम जो पढ़ते थे उसी को रिवाइज करो ना, मेंस के समय देख लेना अगर तुमको लगता है। अब ये थोड़े कि किताब अगर तुमको मान लो तुमको अगर नहीं मिल रहा है तो तुम एकदम अब उस किताब के चलते अपना तैयारी छोड़ दो। तुम जो पढ़ रहे थे उसको पढ़ लो। अगर तुम कुछ नहीं पढ़ रहे थे तब तो ठीक है, इस किताब से शुरू कर दो। लेकिन अगर पढ़ लिए हैं, अब अचानक से प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लिए, अब अचानक से हमने कह दिया कि नहीं जो वरुण कुमार का जो करंट अफेयर्स है वही बढ़िया है, अब छोड़ दिए उसको, लगे इनका मेरा पढ़ने। कल वो कीर्ति मैम कहती मेरा अच्छा है, अब इनका लगे पढ़ने। तो नहीं यही पढ़ पाए, नहीं यही पढ़ पाए, नहीं पढ़ पाए। एक कोई सब्जेक्ट एक लीजिए, एक सब्जेक्ट के लिए, और उसी को पढ़िए। बाद बाकी जो है वो फिर बकवासबाजी है। जब मुखर्जी नगर में नया आया, तो मैं आपको एकदम अपना रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो नया आया, तो जिस हॉस्टल में मैं रहता था उस हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर एक व्यक्ति रहते थे जो काफ़ी, मतलब उस समय हम थोड़ा बच्चे थे,
तो उनसे जब ऊपर में खाना खाने सबसे टॉप फ्लोर पे खाना भी मिलता था, उसी पे वो रहते भी थे। और वो एक ऐसे थे जो अकेले रहते थे और हॉस्टल का जो बेड था उसको उन्होंने हटा दिया था, वो गद्दा बिछा के सोते थे। तो ऊपर में एक बार जब खाना खाने गए तो उनसे मिले, उनका नाम था अमित। उनसे मिले तो वो भैया जो थे वो काफ़ी सीनियर थे, मुझे लगता है कि आपसे भी आपके जितना होंगे वो, ठीक है। तो उनसे मेरी बातचीत हुई तो वो असिस्टेंट कमांडेंट थे, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट थे। फिर यूपीएससी की लगातार अटेम्प्ट दे रहे थे लेकिन यूपीएससी उनका हो नहीं रहा था। तो मेरी भैया से बात हुई कि हम बोले कि भैया आप तो यूपीएससी में हैं ही, काहे टेंशन लेना है। तो कह रहे नहीं यार, यूपीएससी जो ये वाला यूपीएससी है, असिस्टेंट कमांडेंट तो अलग है, ये वाला यूपीएससी मुझे क्लियर करना है। तो फिर हमें लगता था यार इतना, मेरी जो फीलिंग थी, इतना बुजुर्ग हो गए अब कहाँ से इनको कंपटीशन निकाल पाएंगे, जो मेरी फीलिंग थी। हम लोग यंग वाले थे उस समय। तो फिर भैया से बातचीत हुई, भैया की भी ऑप्शनल फिलॉसफी थी, मेरी भी थी, जहाँ से भैया पढ़े थे वही हम पढ़े थे, तो इससे थोड़ा सा कनेक्शन बैठा। लेकिन वो जो है अपने मतलब वो आते थे 1 महीने 1.5 महीने के लिए, मतलब बस आया और अपना काम किया और गए, कुछ मटेरियल लेना हो, लेकिन वो उस पीजी में ही रहते थे। तो फिर क्या हुआ कि एक्चुअली क्या हुआ था कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला था यूपीएससी में, आपको याद होगा सीसेट वालों को शायद, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट उनको मिल गया था, तो उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला। ऐसे तो उनका नहीं हुआ था, उनका एज क्रॉस हो गया था, लेकिन उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला। वो यूपीपीएससी पे सोच रहे थे, लेकिन तब तक में उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल गया। तो वो उसकी तैयारी किए और यहाँ आकर इसी पीजी में आकर मेंस वेंस लिखे अपना। और उसी एक मतलब किसी के बोलते हैं कि भगवान ने उनके लिए वो बनाया ही था कि वो जाएंगे ही उसमें। भगवान ने एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट भी दे दिया, अभी तक नहीं हुआ था। और फिर वो फाइनली आईआरएस के पद पर अभी हैं, तो आईआरएस बन गए, ठीक है। मतलब अंतिम में, मतलब वो मान के चलो कि भगवान ने उनको प्रकट होकर वो दिए, क्योंकि वो अटेम्प्ट तो उनका खत्म था, लेकिन एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलने के कारण वो बन गए। तो अगर वो यही आपके जैसा सोचते तो वो नहीं बन पाते, और आज वो आईआरएस हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं, अमित कुमार सिंह उनका नाम है। तो वो आईआरएस है। तो मतलब ऐसा आप मत सोचिए कि आपका उम्र जो है वो आपके लिए बैरियर बनेगा। अगर आप सच में डेडिकेटेड हैं और अगर आपको सच में लगता है कि हम कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसा इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इसमें इतना ज़्यादा दिक्कत की बात है। ऐसे आपको ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे जो लेट से तैयारी करते हैं और 1-2 अटेम्प्ट में निकाल के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन जो है ना पहले से ही जो है वो ढेर सारी चीज़ों को जान रहा होता है। तो ये कोई मतलब एक्सक्यूज आपका भी नहीं होना चाहिए कि हम लेट से स्टार्ट किए तो हम नहीं निकालेंगे। आप बेहतरीन निकालेंगे और आपको ऑल द बेस्ट भी है। सर इंटरव्यू के लिए इस चीज को नेगेटिव वे में क्यों नहीं लेगा? क्यों ले? इनके पास अच्छा खासा अनुभव भी है। अरे क्या लिए इंटरव्यू पैनल का टेंशन लेना है? मेन से में इतना नंबर ले आओ, सोचना क्या है। और इंटरव्यू पैनल इनके लिए नहीं लेगा क्योंकि इन्होंने काम भी कर रखा है, भारत सरकार को कर दे रहे हैं, फ्री में थोड़ा बैठे हैं। सर काइंड ऑफ मेरा भी क्वेश्चन लगभग ऐसे ही था। मैं भी क्लास ए ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। तो बस कंसर्न ये था कि इंटरव्यू पैनल इस चीज़ को अगर नेगेटिव वे में ले और कम मार्क्स दे। अब मैंने आपको तुरंत एग्जाम्पल दिया, अमित भैया का दिया ना, हिंदी माध्यम के थे वो और उनको वो आईआरएस बने। तो इंटरव्यू पैनल इस चीज़ को नहीं सोचता है, वो सोचता है कि भैया आपसे जो अपेक्षा है वो उसको आप पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। जो सीधी सी बात, अगर आप मेरे से ये अगर मैं इनका इंटरव्यू लूँ और ये बहुत एज के हैं और ये बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं तो मैं मतलब मुझे कोई कुत्ता तो पागल काट नहीं लिया कि मैं इनको सीधा बोलूँगा नहीं इसको रिजेक्ट करो, बहुत उम्र का आदमी है। जो मेरी अपेक्षा है इनसे, अगर वो मेरे को ये पूरा करके देते हैं तो मैं इनको अच्छा नंबर ही दूंगा। ये सब का वो कोई आपसे दुश्मनी तो ले नहीं रहा है, ना वो आपके फूफा हैं ना वो आपसे दुश्मनी लेते हैं। मतलब सर जैसे हम 5 क्वेश्चन लिख के आए थे सर, अब 5 कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मिल गया था। मैम कुछ डील की थी, कुछ आप डील किए थे। मतलब मेरे साथ सर एक ही प्रॉब्लम होता है, जैसे हम जितना सोचते हैं उतना इंजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जैसे एनसीईआरटी लेके बैठे तो 2 घंटा पढ़े, अब बीच में कभी डीएसपी बन जाते हैं, कभी एसडीएम बन जाते हैं, तो उसको मतलब इंजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं काम में। और इसके कारण मतलब गुस्सा आता है कभी कभी, तो 1-2 घंटा वेस्ट हो जाता है कि मतलब पढ़े नहीं सही से, 4 घंटा दिए इतना सा पढ़े हैं। तो ये तो देखिए, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। एक मानव जीवन की प्रक्रिया जो है एक नंबर लाइन के जैसी है। वो पूरा अगर नेगेटिव में चला गया, जिसको कोई सोच नहीं आती तो वो बुद्ध है, जिसको बहुत सोच आती है वो पागल है। तो हम लोग सामान्य हैं तो हम लोग को बीच में तो इधर उधर मूव करेंगे ना। एक नंबर लाइन का 2 एक्सट्रीम है, एक जो बिल्कुल सोच नहीं पाता तो वो मोक्ष प्राप्त कर लिए, वो बुद्ध हो गए। एक जिनको बहुते सोच आता है तो वो पुल पर खड़ा होकर ब्लेड से पुल को काटते हैं, वो पागल है। तो हम और आप जो हैं वो बीच में हैं।
थोड़ा कभी बुद्ध की तरफ जाते हैं, कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, कभी थोड़ा सा मैड पीपुल की तरफ आते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, ये मतलब आपको आएगा कि हमको सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर हम डीएसपी नहीं बनेंगे, हम एसडीएम बनेंगे। तो इसके लिए आपको डेली का एक अपना टारगेट बनाइए, और ये सबके साथ होता है। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि आज हम मूल अधिकार पढ़ लेंगे, लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन कोशिश भी तो आपने की ना, पढ़ने की कोशिश भी तो की है। तो ये होता है, मतलब आप ये बने, कौन ऐसा आदमी है जिसका जो रूटीन को पूरे तरीके से फॉलो कर पाता है? कोई करता है? कोई भी इंसान नहीं। वो बस वो रूटीन जो होता है वो कॉपी के पेज में रहता है। तो वो होता है, वो सबके साथ होता है। आपके साथ अभी पहली बार हो रहा है, आपने 10 लोगों से पूछा नहीं, सबके साथ ये होता है। तो ऐसा मत आप सोचिए, आप पढ़ रहे हैं और उसी में एक स्मॉल टारगेट बनाइए। अगर आपने मान लो कि डेविएट हो गए तो फिर से बाउंस बैक करने का प्रयास करिए। उसके लिए आप चाहे तो अपने आप को रिफ्रेश करिए, मूवी देखिए, या फिर हो सकता है आप एक्सरसाइज करिए जो सर बता रहे थे, और उसके बाद फिर से बाउंस बैक करने का प्रयास कीजिए कि नहीं मेरा लक्ष्य अभी यही है, मुझे अभी उसके बारे में नहीं सोचना कि जो है मुझे मिलेगा क्या। तो धोनी जैसा सोचिए कि आई ऑलवेज बिलीव इन द प्रोसेस, आई डोंट थिंक अबाउट द एंड। मैं सोचता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, तो प्रोसेस के बारे में सोचिए। जैसे गांधी भी बोलते हैं कि मीन आपका अच्छा होगा तो एंड अपने आप अच्छा हो जाएगा।